हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम हट चैनल। आज हम फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या होता है बेसिकली, और ऑप्टिक्स किसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ट्वेल्थ क्लास के लिए नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेंथी यूनिट है, और मार्क्स का प्रोपोर्शन भी देखा जाए तो ऑप्टिक्स में से काफ़ी कुछ आता है। वहीं हम दूसरी तरफ नीट और जेई के सेक्शन की बात करें तो ऑप्टिक्स एक बहुत ही हेल्दी यूनिट मानी जाती है। ऑप्टिक्स बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स वेरियस फिनोमिना। अब वेरियस फिनोमिना में कौन से हो सकते हैं? लाइट जनरली अलग अलग कुछ फिनोमिना शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। हम इन सब के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे इस यूनिट के अंदर। अब देखिए, ऑप्टिक्स को भी हम फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि अगर हम लाइट को स्टडी करें तो जैसा हमने बहुत बार स्टडी किया है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, तो कहीं हमने स्टडी किया होगा लाइट का वेव नेचर है। बाद में डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के बाद या डी ब्रोगली के कंसेप्ट के बाद अपने को पता चला कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर कैरी करती है। लाइट हम जिसको स्टडी करने जा रहे हैं, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो हमारी विजुअल सेंसेशन को एक्टिवेट करती है, ये कह सकते हैं। अब लाइट जो है इसकी जो फंडामेंटल या बेसिक यूनिट हम अगर बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी याद कहें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट क्या रहती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट को हम बोलते हैं फोटोन। फोटोन या फिर इसको क्वांटा भी बोल सकते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसको इन जनरली हम बोलते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट एक 3D वेव है, थ्री डायमेंशनल वेव कह सकते हो आप इसको। ईएम वेव इसको हम कह सकते हैं, ईएम वेव, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट्स को कैरी करती है। ट्रैवलिंग वेव है, नो डाउट, ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव भी हम इसको कह सकते हैं। इट कैरीज एनर्जी, इट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम और एनर्जी को कैरी करती है, ठीक है। अब बेसिकली लाइट के बारे में हमने कहा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट जो है फोटोन है। अगर फोटोन्स भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हो तो यही फॉर्मेशन करता है रे, यानी रे ऑफ लाइट जिसको हम बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन करता है। और बंडल ऑफ रे अगर हो तो वो फॉर्मेशन करेगा बीम की, और बीम से हमारा ही जिसको हम कहेंगे लाइट, बीम से बनेगी लाइट। अब बेसिकली लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो बेसिकली वो वेवलेंथ और स्पीड को चेंज करती है, जबकि फ्रीक्वेंसी उसकी कभी भी चेंज नहीं होती। या हम ये कहें कि जब भी आपको लगे कि लाइट ने अपनी वेवलेंथ या स्पीड में चेंज किया है, देन डेफिनेटली जो लाइट है जिस मीडियम में प्रोपगेट कर रही है उस मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज हुई होगी, या फिर वो मीडियम जो है चेंज हो गया होगा। अगर मैं ये कहूं कि लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं, स्पीड ऑफ लाइट, इन जनरल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सबने पढ़ा है, C इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट। इसकी वैल्यू आएगी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट से आप वाकिफ हो। एप्सिलॉन नोट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, और म्यू नोट का मतलब है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अब इसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम,
स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो वेरी करती है। हाईएस्ट स्पीड लाइट की वैक्यूम में रहती है। ट्रांसवर्स नेचर है लाइट का, क्योंकि हम साउंड की बात करें, साउंड एक मैकेनिकल वेव है और वो बेसिकली वैक्यूम के अंदर उसकी स्पीड 0 होती है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। किसी भी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड v, इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं कितना, 1/√μ ठीक है। और ये भी लिखा जा सकता है C/√μr एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। क्योंकि ये जो टर्म है, अब ये डिपेंड करेगा कि कितनी वैल्यू आती है, उसी के हिसाब से हम स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर जितनी भी होगी वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट हम ये भी इक्वल टू लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट C/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। आपने स्टडी किया हो छोटी क्लासेस के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का लिखा जाता है C/V, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसका रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो मैंने यहां से इसको उठाया है, तो ये वैल्यू जो है रहेगी। एक ये चीज याद रखिए, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विद मीडियम, यानी मीडियम चेंज होने से ये चीज चेंज होगी। फिर एज हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी टेक्स प्लेस, यानी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा तो डेफिनेटली जो लाइट की एनर्जी है E=hν, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने कहा कि कांस्टेंट है और h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो ऑलरेडी कांस्टेंट था। ये एक फोटोन की एनर्जी है, n नंबर ऑफ फोटोन हो तो उसकी एनर्जी कितनी लिखी जा सकती है, n नंबर ऑफ फोटोन के लिए ये एनर्जी कितनी लिखी जा सकती है। जैसे यहां पे मैंने फोटोन के बारे में बात की, तो एक फोटोन की एनर्जी आपने कहा कि E=hν है, और n नंबर ऑफ फोटॉन्स हो तो n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको हम hc/λ भी लिख सकते हैं, hc/λ, ठीक है। सो बेसिकली लाइट जब भी अपना मीडियम चेंज करेगी, मीडियम चेंज करने पे उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पे वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, जबकि उसकी वेवलेंथ और स्पीड दोनों वेरी करती है। इतनी बात अगर अपने को समझ आ गई है लाइट के बारे में, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, रे ऑफ लाइट के बारे में और डिटेल में हम स्टडी करते हैं। रे ऑफ लाइट यानी रे किसको बोल रहे हो आप, बेसिकली रे का मतलब है कि एक किस्म से इमेजिनरी लाइन है जो हमें एक्सप्लेन करती है कि लाइट एनर्जी किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, या लाइट जो है किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब ये भी एक बेसिक लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, यानी रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। एक चीज ये भी ध्यान रखना, मान लो मेरे पास में अगर रेड कलर की लाइट है, ये रेड कलर की रे है, इसी तरीके से कोई ग्रीन कलर की रे है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, मान लो इस जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट होने पे इनके पाथ में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ग्रीन लाइट एज यूजुअल अपने इनिशियल पाथ को फॉलो करती रहेगी, और जो रेड कलर की रे है वो अपने इनिशियल पाथ को फॉलो करेगी, यानी एक किस्म से ये अपने अपने पाथ में
मूव करेगी, इनके इंटरसेक्शन से इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक चीज और है रे के बारे में, रे अगर किसी प्लेन सरफेस पे, मान लो ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे नॉर्मली अगर जाके हिट करती है तो ये अपने पाथ को, ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करती है। तो बेसिक लॉ के बारे में अगर हमने बात किया रे के बारे में, तो रे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा जो है रे, हमने कहा कि अलग अलग कलर की रे अगर होगी, अलग अलग कलर की अगर रे है, तो वो रे ऑफ लाइट जो है एक दूसरे को अफेक्ट किए बिना अपने ओरिजिनल पाथ पे ही ट्रेवल करती रहेंगी। और अगर हम ये कहें कि हमारा जो प्लेन सरफेस है उस पर कोई रे इंसिडेंट कर रही है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, तो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस करती है। चलो इतनी बात अपने को समझ में आ गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम समझेंगे कि अब देखो लाइट के बारे में बेसिक हमें कुछ हद तक पता चल गया है। लाइट का सबसे अच्छा सोर्स हम मानते हैं सनलाइट। लाइट का सबसे अच्छा सोर्स हम कंसीडर करते हैं सनलाइट है। अब सनलाइट में आप सबको पता होना चाहिए कि इसके अंदर भी 3 अलग अलग तरह की लाइट होती है। कौन कौन सी है? यूवी लाइट, यानी यूवी रे कह सकते हैं, विजिबल लाइट, विजिबल रे, और नेक्स्ट है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, ये 3 तरह की रेज जो है बेसिकली होती है। अब ये सबको पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस होती हैं, ओजोन लेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ तक नहीं रीच करती। ठीक है, उसके बाद आता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं विबग्योर से, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विबग्योर। 7 डिस्ट्रिक्ट कलर्स हैं, जब हम इनको प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट कलर अपने को देखने को मिलते हैं। ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट कलर है इसी को हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। अब स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट कलर्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ये विजिबल लाइट आपको 7 कलर में तभी स्प्लिट होती हुई नजर आएगी जब हम इसको जनरली प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये हीटिंग इफेक्ट देती है, ये हीटिंग इफेक्ट देती है। ठीक है, अब इसमें भी एक ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। मतलब मैंने जो ये अभी स्पेक्ट्रम बनाया है, इस स्पेक्ट्रम में आप देखोगे इस डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो तो बेसिकली वेवलेंथ जो है इंक्रीज हो रही है, यानी लैम्डा इंक्रीजेस। जबकि हम इस डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो इस डायरेक्शन में क्या चीज इंक्रीज हो रहा है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि कई बार अपने को एक क्वेश्चन ऐसा भी मिल जाता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट करना है, तो ये आप यहां से बना सकते हो। तो सनलाइट के अंदर जो विजिबल लाइट का पोर्शन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा ऑप्टिक्स इस पे घूमने वाला है, पूरा ऑप्टिक्स इस पे घूमने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले जो अलग अलग फिनोमिना है, लाइट के वेरियस फिनोमिना, वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइट। लाइट के जो फिनोमिना हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन, सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन। सेकंड वन रिफ्रैक्शन, जो हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड वन स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये 7 फिनोमिना है जो हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि
जो फर्स्ट 4 फिनोमिना है और नेक्स्ट 3 फिनोमिना है, ये फिनोमिना हमारा रे ऑप्टिक्स का पार्ट रहने वाला है। रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं इसको, और ये रहेगा वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का पार्ट। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ये दोनों एक ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, लेकिन रे ऑप्टिक्स जब हम कंसीडर कर रहे हैं उस केस में लाइट को हमने पार्टिकल नेचर कंसीडर किया। लाइट का एक पार्टिकल नेचर होता है, ये चीज हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। जब बात आती है वेव ऑप्टिक्स की, तो लाइट को हम यहाँ पे वेव कंसीडर करेंगे, वेव नेचर, लाइट की वेव नेचर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और डिस्पर्जन, ये हमारे लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा कहीं पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, या कॉम्पटन इफेक्ट आ जाए तो ये भी लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। और वेव नेचर में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये वेव नेचर को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। लाइट का ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर है, ठीक है। ये हम बाद में डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था, डी ब्रोगली साइंटिस्ट जो थे, उनके कंसेप्ट से अपने को पता चला कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, यानी उसमें पार्टिकल और वेव दोनों बिहेवियर होता है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पूरी यूनिट का एक ओवरव्यू भी हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर चलें तो हमारे सामने आता है लाइट जो है बेसिकली, मैंने कहा कि दो इसका जो है करेक्टर है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम दोनों करेक्टर स्टडी करेंगे। तो लाइट की बात करेंगे इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी बेसिकली जब मैं एक्सप्लेन करता हूं लाइट की, तो लाइट की इंटेंसिटी का मतलब है, एक डेफिनेशन तो हम बोलते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड मतलब एक वेव है मेरे पास में, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी कौन से नेचर से पता चल रहा है, ये लाइट के वेव कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेगा, यानी वेव ऑप्टिक्स। ये वेव ऑप्टिक्स में हम समझेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके अलावा इंटेंसिटी को फर्दर मैं ये भी कह सकता हूं, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, या नंबर ऑफ लाइट रे कह सकते हैं, नंबर ऑफ रेज पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, लाइट एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड या पर टाइम। अब देखो एनर्जी अपॉन टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, पावर, यानी पावर अपॉन एरिया, ठीक है, पावर अपॉन एरिया। सो इंटेंसिटी का ये जो बिहेवियर, इंटेंसिटी की ये डेफिनेशन हम किसमें स्टडी करने वाले हैं, लाइट का, जब हम पार्टिकल बिहेवियर कंसीडर करेंगे, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर के अंदर हम इंटेंसिटी की ये डेफिनेशन स्टडी करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास में लाइट सोर्स है ये, ठीक है। अब इसका वेव फ्रंट अगर आप देखोगे तो ये स्फेरिकल शेप का वेव फ्रंट बनने वाला है, आर रेडियस का स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया आर रेडियस का। तो इंटेंसिटी इसमें हम लिखेंगे पावर अपॉन इसका जो भी एरिया बनेगा, स्फेरिकल शेप है तो 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो इंटेंसिटी इज जनरली इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स अगर है, मान लो ये कोई लीनियर सोर्स है, तो लीनियर सोर्स का जो वेव फ्रंट बनता है वो बेसिकली कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। तो इसमें रेडियस आर है, तो इसमें इंटेंसिटी को हम लिखेंगे पी अपॉन इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच या फिर एल, एल इसकी लेंथ को हमने कंसिडर कर लिया, आर इसकी रेडियस है। तो इस जगह पे इंटेंसिटी बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे सोर्स कंसीडर करके चल रहे हो, ठीक है। इंटेंसिटी के बारे में हमने एक जनरल सा ओवरव्यू ले लिया। साथ साथ में जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, जो आपको आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसको साथ साथ में नोट जरूर करते रहिए, ठीक है, सो दैट कि एक इफेक्टिव लेक्चर जो है हमारा रहे। और आपको हम कोशिश करेंगे
जो भी आपका सिलेबस का कोडिंग पैटर्न है वो भी फॉलो हो, और साथ में थोड़ा नीट जेई का जो भी कंटेंट है वो भी आपको मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट, इतना साथ में नोट कर लिया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, देखिए मिरर हमारे पास में कितने तरह के होते हैं, मिरर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने तरह के हो सकते हैं? मिरर के बेसिकली दो टाइप आपने पढ़े होंगे, एक आता है प्लेन मिरर, सेकंड वन है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। और जब स्फेरिकल मिरर की बात आती है तो ये फर्दर दो तरह का होता है, जिसको हम कनकेव मिरर या इसको हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है। यहां हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, या इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि रेज को डाइवर्ज करता है। जितनी रेज जो है इसके ऊपर आएंगी वो उनको क्या करेगा, डाइवर्ज करता है, दैट्स वाई इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर पड़ा। और ये कन्वर्ज करता है, पैरेलल रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी तो एक पॉइंट पे यानी फोकस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है, जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आ रही होंगी तो उनको क्या करता है, डाइवर्ज करता है, जैसे कि वो फोकस पॉइंट से रिलीज हुई हो, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया डाइवर्जिंग मिरर। प्लेन मिरर एज यूजुअल, ठीक है। अब ये दो तरह के हमने स्फेरिकल मिरर स्टडी किए हैं, इनके बारे में भी फर्दर हम मोर डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले प्लेन मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेन मिरर क्या है और किस तरीके से। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन की बात आएगी तो इमेज हम किसको बोलते होते हैं, इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। इमेज एक किस्म से किसी ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन आप कह सकते हो। प्लेन मिरर या कोई भी सरफेस जो प्लेन है या फिर कह सकते हैं स्फेरिकल है, जो रेस को रिफ्लेक्ट करता है वो क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा, ठीक है। अब बेसिकली इमेज भी दो तरह की हो सकती है, एक को हम बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज, और दूसरा हम कह सकते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जब भी बात करेंगे तो रियल इमेज का मतलब है कि रेज जो है किसी प्लेन सरफेस से स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में आकर के अगर कन्वर्ज हो रही है या दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ज आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो रियल होगी। रियल इमेज को हम ये कह सकते हैं स्क्रीन पे देख सकते हैं, और रियल जो होगी वो इन्वर्टेड इमेज भी होगी, ठीक है। और वर्चुअल इमेज की जब बात करें, यानी रिफ्लेक्शन के बाद रेज बेसिकली डाइवर्ज हो रही हो, यानी उनके मिलने का कोई चांस ना हो, तो ऐसे में जो इमेज फॉर्मेशन होगी, या ये कहें कि वो इमेज जो है ऐसे लगेगा कि जैसे पीछे कहीं मिरर के पीछे मिलती होगी, तो ऐसे केस में वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज जो होगी वो इरेक्ट भी होगी, मतलब सीधी बनती है, ठीक है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है हमारे प्लेन मिरर के इंपॉर्टेंट फीचर्स की। प्लेन मिरर जिसको कह रहे हो वो एक्चुअल में है क्या, पहले तो प्लेन मिरर किसको कहें, एक ऐसा मिरर जिसका फोकस पॉइंट कहां पे लाई करता है, a type of mirror whose focus lies at infinity। मतलब एक ऐसा मिरर जिसका फोकस कहां पे लाई करता है, इन्फिनिटी पे लाई करता है। इस मिरर की और भी खास बात हम डिस्कस करते हैं। एक तो खास बात यह है कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट जो इसमें रहेगी वो सेम रहेगी, जितना हाइट ऑब्जेक्ट की ही सेम हाइट की उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। सेकंड वन, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, ये मान लो एक प्लेन मिरर हमने कंसीडर किया और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इस पे मैंने कोई हमारी मर्जी से एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, ये एक ए बी ऑब्जेक्ट कंसीडर किया,
पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो नॉर्मल के अलोंग जा रही है, तो डेफिनेटली वो वापस भी उसी तरीके से उसी पाथ को रिट्रेस करेगी जैसा हमने पहले पढ़ा था। और अगर पोल पे ये इंसिडेंट एंगल है तो इतना ही एंगल बनाते हुए ये इधर रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये कहीं पे मीट करते होगी तो आगे तो मिलने के चांस नहीं है, रिफ्लेक्टेड रेज आगे जो है इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, तो रियल इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकती, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे। तो अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी इमेज जो है कहीं ना कहीं पीछे बनती होगी। ठीक है, पीछे कहीं पे इमेजिन किया जा सकता है कि यहाँ पे इमेज बनेगी। अब वो इमेज जो है यहाँ पे बनी है, इसको मैंने कहा ए डैश और ये बी डैश। अब एक्चुअल में यहाँ पे पी बी इज इक्वल्स टू पी बी डैश है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल है। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट भी एक जैसी है। तो यहाँ पे मैंने कहा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है। इसके बाद आपको मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u इज इक्वल्स टू v। मैंने मॉडुलस यहाँ पे यूज किया है, मतलब साइन कन्वेंशन को हम एक बार छोड़ रहे हैं, इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। इसमें एक और बहुत अच्छी बात यह है कि इसकी फोकल लेंथ वो इन्फिनिटी पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो लीनियर मैग्निफिकेशन इसका बनेगा, दुनिया में कोई लेंस या मिरर की अगर हम बात करें तो ये ही ऐसा मिरर है जिसका लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू +1 रहने वाला है। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन +1 सिर्फ प्लेन मिरर के केस में होता है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में वैसे तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार वैसे रफली आइडिया दे देता हूं कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो आप इसको कह सकते हो, या इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्दर डिटेल जो है m का पॉजिटिव होना नेगेटिव होना ये सब क्या रहेगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, और कितने तरह का मैग्निफिकेशन होता है। ये प्लेन मिरर के जनरल फीचर्स हो गए। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज इमेज फॉर्मेशन जो प्लेन मिरर करता है उसकी। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात करने जा रहे हैं कि एक दो प्लेन मिरर अगर मान लो साइड बाय साइड हमने किसी सर्टेन एंगल के ऊपर रखे हो तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस क्रिएट करेगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस, टॉपिक का नाम मैंने इसी तरीके से ले लेता हूं, नंबर ऑफ इमेजेस। तो नंबर ऑफ इमेजेस बेटा कितनी बनेगी, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, n इज इक्वल्स नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 360 अपॉन एंगल थीटा। मान लो दो मिरर हमने अपनी मर्जी से चूज कर लिए, ये m1 मिरर है और ये है m2 मिरर। इन मिरर को हमने किसी सर्टेन एंगल के ऊपर इंक्लाइन कर लिया, ये एंगल मैंने कह दिया थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब इनके बीच में कहीं पे, इन मिरर के बीच में यहाँ कहीं पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसकी कितनी इमेज बनने वाली है इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो 360 डिवाइड बाय थीटा, अगर हमारा एक अगर मैंने देखा कि 360 डिवाइड बाय थीटा, अगर मैंने देखा कि ये एक इवन नंबर आता है, इवन नंबर आता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा -1 रहेगा। ये नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला रहेगा उस केस में। मतलब इवन नंबर में आपका 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, ऐसे में अगर कोई भी नंबर मिलता है 360 डिवाइड बाय थीटा, आपने देखा कि 2, 4, 6, 8, 12 ऐसा कुछ आ रहा है तो -1 कर दीजिए, तो उतनी नंबर ऑफ इमेजेस हमारी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 90 डिग्री पे दो मिरर को लिया, ठीक है, दो मिरर, अगर ये थीटा जो है हमारा 90 डिग्री हो तो ऐसे में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 360 डिवाइड बाय थीटा, हमने देखा 4 आ गया, 4 एक इवन नंबर है तो 4 इमेजेस नहीं होंगी, उससे एक कम, यानी 3 इमेजेस जो है बनेंगी, इस केस में 3 इमेजेस बनेंगी। ठीक है, और अगर दो मिरर पैरेलल है, जैसे बार्बर शॉप पे हम जाते हैं, सामने भी मिरर लगा हुआ, पीछे भी मिरर लगा हुआ है, तो दोनों मिरर एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री एंगल पे है, 0 हम कह सकते हैं, पैरेलल मिरर है 0 है।
तो n यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 0 अगर करेंगे तो इनफाइनाइट इमेज बनेगी। यानी आपने देखा होगा कि उसमें इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज, बहुत सारी इमेजेस जो है बनती हैं, इनफाइनाइट इमेज बनाएगा ऐसे केस में। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये केस जो है चाहे सिमेट्रिक केस हो या एसिमेट्रिक केस हो, दोनों के लिए है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का क्या मतलब है कि जो हमने यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा, मान लिया मैंने यहां कहा कि वो ऑब्जेक्ट यहां रखा है O, अब ये एंगल जो है θ1 है और इस एंगल को मैंने कह दिया θ2 है। तो इस केस में अगर इवन नंबर निकल के आता है 360 डिवाइड बाय थीटा, तो θ1 इक्वल्स टू θ2 है या फिर θ1 नॉट इक्वल टू θ2 है। दोनों केस के लिए ये ही रहेगा फॉर्मूला। यानी इसको मैं सिमेट्रिक केस बोलूंगा, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, और ये एसिमेट्रिक केस है। ये एसिमेट्रिक केस है। यानी बाइसेक्टर पे अगर आता है या नहीं आता है, और अगर आपका 360 डिवाइड बाय थीटा एक इवन नंबर है तो -1 कर दीजिए बिना सोचे समझे। अब जो सेकंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां पे हम चेक करेंगे कि अगर इफ 360 अपॉन थीटा एक ओड नंबर आता है, अब इंपॉर्टेंट हो जाता है 360 डिग्री अपॉन थीटा एक ओड नंबर आ गया। अब ओड नंबर आने पे अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? इसमें फिर दो फर्दर केस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक केस बनेगा इफ θ1 इक्वल्स टू θ2 हो, अगर θ1 और θ2 इक्वल हो, ठीक है, जब θ1 और θ2 इक्वल हो, यानी इसको मैंने क्या कहा था, सिमेट्रिक केस। ठीक है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहां पे रखा हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक केस के लिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी रहेगी, एज यूजुअल जो आता है आंसर वही 360 डिवाइड बाय थीटा, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑड नंबर में चाहे वो 3 आता हो, 5 आता हो, 7 आता हो, ठीक है। और मैंने कहा कि सिमेट्रिक केस है, मान लो इधर से भी 30 डिग्री, इधर से भी 30 डिग्री बाइसेक्टर पे है, तो 7 आ गया, तो 7 ही आंसर होगा। नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी 7 होंगी। दूसरे पार्ट पे हम बात करते हैं इसी के अंदर, सेकंड पार्ट में। सेकंड केस सपोज करो, मैंने कहा कि भाई कंडीशन ये है कि θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2, यानी एसिमेट्रिक का केस बन रहा है। एसिमेट्रिक केस, एसिमेट्रिक केस मतलब अब हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है वो एंगल बाइसेक्टर पे ना हो, तो ऐसे में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, उस केस में 360 डिवाइड बाय थीटा -1 करेंगे। अब इसमें -1 करेंगे, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिए। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, तो वो आपको यहां से पता चल गया, ठीक है। हाँ जी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। जी नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए डेविएशन कैसे प्रोड्यूस होता है, प्लेन मिरर डेविएशन कितना करता है, रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है, जो भी है वो कितनी एंगल पे डेविएट हो जाएगी जैसे ही वो प्लेन सरफेस को स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कितना डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, अगर मान लो इसमें भी मैं बात करता हूं फॉर सिंगल मिरर, एक अकेला सिंगल मिरर है, फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं ये मिरर है मेरे पास में, और कोई इंसिडेंट रे है, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है,
लेकिन ये अपने पास से डेविएट हो गई, ऐसे डेविएट हो गई, ठीक है। और इसको भी हम, ये मान लो नॉर्मल है, लेट्स सपोज दिस वन इज थीटा एंगल, ये भी थीटा होगा डेफिनेटली, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। अब ये डेविएशन जो हुआ है इसकी बात करते हैं, ये वाला एंगल डेविएशन, मतलब इसको जाना सीधा चाहिए था, लेकिन सीधा ना जा करके ये कुछ कैसे चला गया, इस पे बात करेंगे अभी हम। ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब ये डेविएट हो गया। कितने एंगल पे डेविएट हुआ है, डेल। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन हम यहां से निकालेंगे, डेल इक्वल्स टू, कितना डेविएशन हो गया, कंप्लीट रे आपको पता है कितने डिग्री की है, 180 डिग्री का एंगल टोटल बनता। 180 में से ये थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा हमने माइनस किया, तो इतना डेविएशन डेल एंगल आ जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा, इतने का डेविएशन सिंगल मिरर ने रे ऑफ लाइट के अंदर कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा होगा। और अगर होता दो मिरर किसी सर्टेन एंगल थीटा पे है, तो डेविएशन कितना प्रोड्यूस होता वो भी निकाल लेते हैं, ये नोट कर लिया होगा। हाँ जी, देखिए मैं बी पार्ट स्टडी कर रहा हूं अब यहाँ पे, देखिए फॉर टू मिरर्स, दो मिरर साइड बाय साइड हमने लगा लिए, ठीक है, ऐसे कुछ बना लो, ये दो मिरर हमने M1 और ये M2 कंसीडर कर लिया। अब बेसिकली इसमें कोई रे ऑफ लाइट है जो यहाँ पे, हमें मान लो कि इसने एंगल भी दे दिया, लेट्स सपोज इसके बीच का एंगल जो बन रहा है वो थीटा एंगल है, और जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ ऐसे आ रही है, मान लो ऐसे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करके ये ऐसे चली, ठीक है, और यहां से फिर ये ऐसे चली गई, ठीक है। इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं कि ये जो रे है ये यहाँ आके स्ट्राइक करती है, फिर यहाँ, और ऐसे होती हुई यहाँ से चली गई। अब बेसिकली इसने डेविएशन कितना किया है, डेविएशन का मतलब इसका ओरिजिनल पाथ ये था और जा किस तरफ रही है, उस तरफ, तो ये वाला एंगल हमें चाहिए, ये वाला एंगल कितना है, इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, ये कितना होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन जो बनेगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसीलिए नीट में बेसिकली देखा गया है, डेल इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे 360 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा, ये आप लगा सकते हो। पहले केस में आपने देखा था 180 माइनस 2 थीटा, इंसिडेंट एंगल का डबल, और नेक्स्ट केस में आपने देखा 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है। और हम इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं, प्लेन मिरर के और भी फीचर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले तो अगर कोई प्लेन मिरर में कोई पर्सन जो है, नंबर एक पॉइंट पे मैं बात करता हूं, एक पर्सन है जो अपने आप को इस मिरर के अंदर देखना चाह रहा है, और इस पर्सन की जो हाइट है, उस पर्सन की हाइट को हमने h से रिप्रेजेंट किया है, ये पर्सन की हाइट जो है, ये जो भी है हमारा, ठीक है, h हाइट है, और मिरर की कम से कम मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, मिरर हाइट। तो इस केस में मिरर हाइट, सो दैट कि ऑब्जर्वर अपने आप की कंप्लीट इमेज इस मिरर में देख सके, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, h/2, ठीक है, मिरर हाइट, सो दैट द ऑब्जर्वर कैन सी हिज कंप्लीट इमेज, यानी अपने आप की कंप्लीट इमेज मिरर के अंदर देख सके, तो मिरर की हाइट h/2 होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसका, मान लो एक पर्सन जो है एक रूम के अंदर खड़ा है, एक रूम के अंदर खड़ा है, बीचों बीच खड़ा है, यहां पे खड़ा है, अब ये पर्सन सपोज करो
और अगेन इसकी हाइट मैंने h कंसिडर की है। मिरर की कम से कम क्या हाइट होनी चाहिए, मिरर की कम से कम क्या हाइट होनी चाहिए, सो दैट कि यहाँ की वॉल जो है वो कंप्लीटली देख सके, पूरी पीछे की, इसके पीछे की दीवार जो है, एक रूम है, मान लो मैं रूम में खड़ा हूं, तो मेरे सामने मिरर लगा हुआ और मेरे पीछे एक दीवार है, उस दीवार को मैं कंप्लीटली देखना चाह रहा हूं और मैं इस रूम के बीच में खड़ा हूं। तो बेसिकली मिरर की जो हाइट होगी, मिरर की हाइट उस केस में पर्सन की हाइट का 1/3 होगा, यानी h/3। इस केस में h/3 होगा, ठीक है, h/3 होगा। अब बात आती है h/3, तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये बीच में ना हो तो फिर क्या फॉर्मूला लगाते हैं? यस, ऐसे में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई इस केस में मेरे पास में ये जो पर्सन है, ये पर्सन का डिस्टेंस हुआ dp, मिरर से हम लेते हैं dp, और इसको मैंने कह दिया dw, वाल का डिस्टेंस मिरर से वाल का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे में मिरर हाइट, किसी भी केस के लिए लगा सकते हो आप फॉर्मूला, मिरर हाइट इज इक्वल्स टू, या इसको मिरर हाइट को मैंने एच एम से रिप्रेजेंट किया, तो यहां पे हाइट ऑफ पर्सन, जो भी हाइट पर्सन की है, एच पी मैंने बोल दिया लेट्स सपोज, और 1 प्लस में यहां पे डी डब्ल्यू अपॉन डी पी। अब ये सारे सिंबल है, उनका यूजुअल मीनिंग है। यहां पे एच पी का मतलब क्या है, हाइट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन, ठीक है। इसके अलावा मैंने डी डब्ल्यू लिखा है, तो ये क्या है, डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम मिरर, मिरर से कितना डिस्टेंस है, और डीपी ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम दी मिरर, ठीक है। तो ये भी लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये बीचों बीच था, यानी इसका मतलब क्या है कि डीपी यहां डी डब्ल्यू में और डीपी में क्या रिलेशन हो जाएगा, अगर बीचों बीच है तो, यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस द डीपी। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू को ट्वाइस द डीपी रखूंगा, पर्सन की हाइट को h ले रखा है, h अपॉन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ डीपी अपॉन डीपी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा h/3, जो कि मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। तो ये डायरेक्ट जो है आप इस तरीके से भी ये फीचर हम यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन मिरर का। नेक्स्ट फीचर है, अगर मान लो किसी मिरर को हमने, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मिरर है, इस मिरर को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। रोटेट करने का मतलब मैंने इसको कितने एंगल पे रोटेट कर दिया, लेट्स सपोज ये थीटा एंगल पे मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है। ऐसा करने पे इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितना चेंज हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ थीटा से, ट्वाइस ऑफ थीटा से। यानी ये थीटा में मैंने इसमें रोटेशन दी है, चाहे वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे में जो उसका रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ थीटा, ट्वाइस ऑफ थीटा, ठीक है। ये भी इसी तरीके से एक पॉइंट और बनता है, मान लो एक पर्सन जो है किसी प्लेन मिरर की तरफ, लेट्स सपोज ये पर्सन है और जो दौड़ता हुआ, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट की स्पीड v है और ये अपनी इमेज इसके अंदर की स्पीड से आता हुआ देखेगा। अगर पर्सन मिरर की तरफ, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सामने लगे मिरर की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे मेरी जो इमेज की स्पीड होगी वो कितनी स्पीड से नजर आता हुआ दिखाई देगा, उसका डबल, यानी ट्वाइस, यानी 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी इमेज की स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ v, ट्वाइस ऑफ v स्पीड से आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये बेसिक है जो हमें ध्यान रखनी है। इसी तरीके से मान लो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ में। जैसे 5th पॉइंट में हम बात करते हैं, मेरे सामने मान लो एक ऑब्जेक्ट मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है, और मैं अपने फेस को जो है मिरर के अंदर देखना चाह रहा हूं, और मेरे फेस की जो विड्थ है वो मैंने y कंसीडर कर ली, यानी y क्या है, फेस विड्थ, ठीक है, और x जो है डिस्टेंस या गैप बिटवीन आईज, गैप बिटवीन आईज, आईज के बीच का गैप जो है x मैंने कह दिया।
यानी यहां पे मान लो एक आई यहां पे होगी, एक आई यहां पे होगी, इनके बीच का जो गैप है उसको मैंने एक्स कह दिया, और जो पर्सन के फेस की विड्थ है, मान लो ये फेस होगा, तो इसकी विड्थ मैंने वाई कह दिया। तो मिरर की मिनिमम विड्थ क्या हो, सो दैट कि उसके फेस को कंप्लीटली देख सके, यानी विड्थ ऑफ मिरर, ठीक है, टू सी कंप्लीट फेस ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के कंप्लीट फेस को देख सके। तो वो ऐसे में कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर रहे हैं प्लेन मिरर के जो हमने डिस्कस किए। आई होप आप सबको समझ आए होंगे। एक और चीज जो है हम डिस्कस करते हैं, मान लो कोई भी तरह का मिरर हो, कोई भी तरह का मिरर हो, प्लेन मिरर है या कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, और हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट हमें पता है और हम चाहते हैं कि इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक कनकेव मिरर मैंने ले लिया, यानी टॉपिक को आप इस तरीके से समझ सकते हो, फाइंडिंग द coordinates, finding the coordinates of image, इमेज के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करनी है। ये वाई एक्सिस है और इसको मैंने एक्स एक्सिस कह दिया। लेट्स सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां कहीं पे है, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को एक्स ओ वाई नोट, एक्स नोट वाई नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, और हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट से हमें इमेज के कोऑर्डिनेट मिल जाए। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इमेज के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इमेज के जो कोऑर्डिनेट होंगे, हम मिरर फॉर्मूला इसके लिए लगा सकते हैं। मिरर फॉर्मूला सबको पता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। अब यहाँ पे इमेज जो है, जो भी बनेगा, x के अलोंग हम बात कर रहे हैं, तो इसका इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा, 1/xi से मैंने रिप्रेजेंट किया, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x नोट होगा, और ये एज यूजुअल 1/, ठीक है, फोकल लेंथ जो भी बनेगी। अब यहां से मैं xi की वैल्यू अगर यहां से कैलकुलेट करूं, तो xi की जो वैल्यू निकल के आएगी, इमेज के कोऑर्डिनेट जो निकल के आएंगे वो कितने आ जाएंगे, f इंटू एक्स नोट अपॉन एक्स नोट माइनस f। ठीक है, ये इमेज के x कोऑर्डिनेट आ गए, इमेज के x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही मैं y कोऑर्डिनेट निकालूंगा, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन m, लीनियर मैग्निफिकेशन को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए इमेज हाइट यानी वाई आई अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ये लिखते होते हैं। और बेसिकली हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करें, इसी को आप चाहो तो माइनस ऑफ v बाई यू जिसको लिखते हो, या फिर इसको भी मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ एक्स आई अपॉन एक्स नोट। ठीक है जी, एक्स आई की वैल्यू इसमें पुट कर दो और इन इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो मुझे डायरेक्ट यहां से वाई आई यानी इमेज का वाई कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो क्या होगा, एफ इंटू वाई नॉट अपॉन एफ माइनस एक्स नोट। एफ माइनस एक्स नोट है, ध्यान रहे वाई नोट नहीं है, जैसे इसमें था वाई नोट नहीं है, माइनस का साइन होने से एक्स नोट
माइनस एफ जो है वो एफ माइनस एक्स नोट बन गया। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकोगे इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। ठीक है, मिरर फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। ये बीच में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मिरर के। ठीक है, एक कई बार देखो आपने एक चीज देखी होगी, क्वेश्चंस हमने 10th में भी किए हुए हैं इनके, और आपने देखा होगा कि जैसे कई बार जो है लेट्स सपोज ये एक मिरर है और इसका फोकस पॉइंट मैंने इसको एफ कह दिया, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ ए बी रखा हुआ है, फोकस पॉइंट से डिस्टेंस देना शुरू कर देता है, फोकस पॉइंट से डिस्टेंस देना शुरू कर देता है। ठीक है, और यहाँ लेट्स सपोज इमेज बन गई ए डैश और बी डैश। ठीक है, मैंने एफ से जो है इसका डिस्टेंस कह दिया जो भी है एक्स नोट है, और इमेज से डिस्टेंस अगर देखें, इमेज डिस्टेंस देखें फोकस पॉइंट से, तो एक्स आई मैंने कह दिया। तो न्यूटन्स फॉर्मूला हम लगाते होते हैं इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला यानी फोकल लेंथ इस मिरर की हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स आई एक्स नोट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मैंने इस डिस्टेंस को इस पोल से मेजर नहीं किया है। कहां से मेजर कर रहा हूं मैं? इस फोकस पॉइंट से मेजर कर रहा हूं। ये फोकस पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्स नोट और इसी फोकस पॉइंट से इमेज डिस्टेंस एक्स आई दे रखा है, या x1 x2 से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आप यहाँ पे फोकल लेंथ इस मिरर के डायरेक्ट निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आई इंटू एक्स नोट। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो, खास करके साइंस स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, कोशिश की जा रही है कि 12th स्टूडेंट को पहले कंटेंट अवेलेबल हो जाए, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। गुड लक।